अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स में से भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली थी। वेव फ्रंट हमने पढ़ा था, वेव फ्रंट के टाइप्स हमने पढ़े थे और हाइजेंस प्रिंसिपल की भी स्टेटमेंट वगैरह देख ली थी। तो वहीं से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आधा हमने डिस्कस कर लिया था। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल मैंने डिफाइन किया था, ये है के लिए। आज हमने ये वाला पार्ट डिस्कस करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट रिफ्लेक्शन के हम लॉज एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रिफ्लेक्शन के बेसिकली वो दो लॉज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिरर लेना चाहूंगा। सपोज हमने यहां पे एक मिरर एज्यूम किया। सपोज वी हैव ए मिरर ओवर हियर। तो ये आपका मिरर हो गया। अब हम क्या करवाएंगे, यहां से लाइट रेज इंसिडेंट आएगी या एक वेव फ्रंट हम इंसिडेंट कराएंगे इसके ऊपर। तो मान लो एक वेव फ्रंट मैं यहां पे चूज कर रहा हूं। सपोज we have an incident wave front like this। लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। एक प्लेन वेव फ्रंट मैंने लिया जो कि हमने मिरर के ऊपर इंसिडेंट। और अगर हम देखेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट रेज जो होती हैं वो वेव फ्रंट को नॉर्मल होती हैं। तो लाइट रेज हम ऐसे दिखा सकते हैं। सो दीज आर द लाइट रेज, दीज आर द रेज ऑफ द लाइट जो कि ऑलरेडी नॉर्मल है इस वेव फ्रंट के। सो दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड लेट अस सपोज इट्स नेम इज ए बी, राइट। अब देखिए क्या होगा, वेव फ्रंट का जो ये वाला पार्ट है, पार्ट ए, पॉइंट ए जो है वेव फ्रंट का, वो ऑलरेडी मिरर पे गिर चुका है, लेकिन ये वाला पार्ट अभी मिरर पे नहीं गिरा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां रिफ्लेक्ट होगा। ये पॉइंट बी पहले, ये वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट बी, वो पहले मिरर पे आएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी पहले अगर हम रेज देखेंगे, रेज को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। अगर हम रे देखेंगे, देखिए ये इंसिडेंट रेज है, तो रेज का क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे रे, ये वाली रे जो है ये यहां इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये वाली रे जो है ये पहले यहां गिरेगी, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये मैंने रिफ्लेक्टेड रेज मैं दिखा रहा हूं, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। बट अब अगर हम दिखाएंगे वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बना होगा, तो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बना हुआ होगा। सो दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसका हम नाम देंगे CD। अब देखिए रेज तो इजीली समझ में आती हैं। देखिए ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज आई और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली रे इधर रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रे यहां की ओर रिफ्लेक्ट हो गई। बट अगर हम वेव फ्रंट के हिसाब से देखेंगे, वेव फ्रंट ऐसे आया, ये ऐसे वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट ऐसे आ गया, ये वेव फ्रंट है। उसके बाद ये वाला हिस्सा पहले रिफ्लेक्ट होगा, बी वाला पार्ट पहले यहां आएगा। सो ये ऐसे उठ के यहां इधर की ओर चला जाएगा। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके ये बना। सो ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब हमने क्या करना, हमने प्रूव करना एंगल इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए। सपोज ये आपका नॉर्मल है, यहां इंसिडेंट रे एंगल जो बना रही है, सपोज दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। सो अगर हम यहां, ये भी नॉर्मल है, इट इज अगेन नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां की ओर अगर हम देखेंगे इस सिचुएशन में, देखिए ये वाली लाइन जो है इसका नॉर्मल ये मिरर है
और ये वाली इंसिडेंट रे का नॉर्मल ये वेव फ्रंट है, राइट। दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होता है वही दो नॉर्मल्स के बीच में होता है। देखिए इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है। सो दो लाइन्स के बीच में जो एंगल है वही दो नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा, यानी ये एंगल भी आपका आई है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपका वेव फ्रंट मिरर पे कितना एंगल बनाएगा, दैट इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इसी तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। देखिए अगर हम देखेंगे नॉर्मल, ये जो है ये वाली लाइन, इसका नॉर्मल मिरर हो गया और ये वाली लाइन का नॉर्मल ये हो गया, बिकॉज रे होती है नॉर्मल टू वेव फ्रंट। सो अगर ये एंगल आर है, ऑब्वियसली ये एंगल भी आर होगा। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल। सो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, जब इंसिडेंट वेव फ्रंट आएगा वो एंगल क्या बनाएगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो एंगल क्या बनाएगा, वो एंगल बनाएगा आर, एंड वी हैव टू प्रूव आई इक्वल टू आर। अब देख लीजिए मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स एज्यूम करेंगे, एक तो ए बी सी वाला ट्राइंगल, सपोज एक तो ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, दिस ट्राइंगल, राइट, और दूसरा वाला हम ये वाला ट्राइंगल चूज कर लेंगे। ये दो ट्राइंगल्स हम चूज कर रहे हैं, ये दो ट्राइंगल्स, राइट। यानी अब अगर लेंगे, मैं लूंगा ए बी सी वाला ट्राइंगल और ए डी सी वाला ट्राइंगल। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये वाले एंगल्स जो है दीज आर ऑलरेडी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है कि नहीं। बिकॉज रे जो होती है, ये रे होती है नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, यहां पे भी रे इज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। सो ये दो एंगल्स 90 है। तो अगर हम लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल्स, एक तो ए बी सी वाला ट्राइंगल एंड ए डी सी वाला ट्राइंगल, ए बी सी एंड ए डी सी ट्राइंगल। देखिए ये एंगल दोनों बराबर है, कैन आई राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज दोनों 90 है। अच्छा इसी तरह से ए सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ये वाली लाइन ए सी के बराबर है, ठीक है, ये कॉमन साइड है दोनों का, हाइपोटेन्यूज, और ये ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज बनता है, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स का। और इसी तरह से देखिए अब ये वाला साइड में देख रहा हूं, देखिए जितने टाइम में अगर मैं देखूंगा यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, वो होगी मान लो यहां से यहां तक वेव फ्रंट को जाने में टाइम टी लगा और लाइट की वेलोसिटी है v। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b टू c। सो ये वाली डिस्टेंस जो आपकी आएगी दैट विल बी v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। और उतने ही टाइम में जब ये यहां पहुंच गया, उतने ही टाइम में ये पॉइंट यहां पहुंच गया है। जितने टाइम में b c पे आया उतने ही टाइम पे a d पे आया है, यानी ये वाली डिस्टेंस भी vt ही होगी ना। सो ये दोनों साइड्स बराबर है, इस ट्राइंगल का VT ये BC साइड और इस ट्राइंगल का AD साइड बराबर। आपको बात समझ आनी चाहिए कि जितने टाइम में ये यहां पहुंचा, देखिए इसको ये हो गया, ऐसे हो गया। सो जितने टाइम में B इस पॉइंट पे आया उतने ही टाइम पे A D पॉइंट पे आ गया। सो दैट मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम VT के बराबर। सो कैन आई सिंपली राइट, अब हम लिखेंगे इन दोनों का साइड सेम होगा, यानी BC is equal to AD, BC is equal to AD, राइट। तो ये इन दोनों का साइड है, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन गए। और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट यानी दो एंगल्स राइट है, 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, ठीक है, और साइड दोनों साइड जो है ये बराबर है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास आती है RHS कॉन्ग्रुएंसी, उस टाइम पे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, राइट। तो जो साइड्स बराबर थे उनके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो बराबर होते। तो कैन आई सिंपली राइट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो गया यूजिंग द वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट। अब दूसरा लॉ, ये रेज एक ही प्लेन में लाई करती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, वो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये वेव फ्रंट जो है AB, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये प्लेन है, ये ऐसा शीट है, शीट, तो शीट जो है ये बोर्ड को परपेंडिकुलर, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड मिरर इज अगेन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये तीनों बोर्ड को परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट को ये रेज नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को ये रेज नॉर्मल है और मिरर को ये अपना नॉर्मल है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दीज आर perpendicular to the incident wave front, reflected wave front and the mirror.
तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रेस है और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सो शॉर्ट में आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन सेम प्लेन। तो बेसिकली यही आपको प्रूव करना था। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Now we will discuss law of refraction using this concept. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। Now laws of refraction, रिफ्रैक्शन के अब हम laws एक्सप्लेन करेंगे using wave front concept. राइट, बस दो ही सेटअप उसमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ वी हैव, लेट अस सपोज वी हैव एन इंटरफेस, आपके पास एक इंटरफेस है जो दो मीडियाज को सेपरेट कर रहा है। दिस इज एन इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियाज। मान लो नीचे वाला आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला आपका रेयरर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। अब देखिए फिर से यहां पे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट ये हो गया, राइट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब अगर हम रेज बनाएंगे, रेज ऐसी बनेगी, एक रे तो ये होगी और दूसरी रे आपकी ये बनेगी। दीज आर द रेज विच आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, और आपका वेव फ्रंट है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अभी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जाएगी नीचे वाली मीडियम में, तो ये वेव फ्रंट नीचे वाले मीडियम में चला जाएगा। तो अगर हम देखेंगे, पहले रेज समझेंगे, रेज का क्या होगा, उस हिसाब से वेव फ्रंट को समझना आपको थोड़ा आसान लगता है। तो अगर हम रेज देखेंगे, देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं रेज बेंड होती है। सो इफ दिस इज नॉर्मल, तो रे बेंड होगी, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर ये बेंड हो गई। ओके, अब मान लो किसी टाइम पे, सपोज यहां पे ये वाला डेंसर मीडियम है, सपोज ये रेयर है, यहां लाइट की वेलोसिटी है v1, यहां लाइट की वेलोसिटी है v2, ठीक है। अब मान लो जब ये यहां आया होगा, जब जितने टाइम के बाद ये यहां आया, जब ये यहां आया, ये वाला पॉइंट जब यहां आया, सपोज टाइम t लगा इसको आने में, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, फिर से वही वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन अभी v1 इनटू t लिखना पड़ेगा, बिकॉज इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है v1। सो ये डिस्टेंस होगी v1 t के बराबर। और उस दौरान ये वाला पॉइंट डेंसर मीडियम में चला गया, डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। सो उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इतना ही दूर गया होगा, और ये डिस्टेंस होगी, टाइम तो सेम रखना, उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस होगी v2 इंटू टी के बराबर। तो आप देख लीजिए, अब ये वाली रेज जो है यहां पे फिर से नॉर्मल है, ये सपोज रे फिर से बेंड हो गई इधर की ओर। अब हमारा जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव फ्रंट है आपका ए बी, अब देखिए ये दो रेज है, इनको नॉर्मल ड्रा करेंगे, तो ये नॉर्मल हो गया, यहां ये नॉर्मल हो गया। सो दैट मींस ये जो है ना, ये पॉइंट, ये CD वाला पॉइंट, ये रीजन जो है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये रेज है, रेज को नॉर्मल, ये तो ये वेव फ्रंट हो गया। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए प्रैक्टिकली में होता क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये आ रहा यहां, तो ये पॉइंट पहले पानी के अंदर चला जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा इसको, लेकिन अभी यहां आना है। तो जब ये यहां आएगा, ये पॉइंट चलेगा, बिकॉज ये एयर में चल रहा है, ये वाला पॉइंट अभी एयर में चल रहा है, पानी में चल रहा है, ये स्लो चलेगा। तो ये डिस्टेंस अगर v1t है, ये डिस्टेंस है v2t, v2 इज लेस देन v1, बिकॉज v2 डेंसर मीडियम में वेलोसिटी है लाइट की। सो ये डिस्टेंस कम होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। सो शॉर्ट में पॉइंट इधर पहुंचा, पॉइंट ए यहां आया, और उस दौरान पॉइंट बी यहां आया। जितनी देर में पॉइंट बी यहां आया, उतनी देर में पॉइंट ए यहां आया। सो ये रिफ्रैक्टेड रेज को जब हमने एक पर्टिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, वही तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। सो ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब देख लीजिए, आप ये जानते हैं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा, बिकॉज यहां पे भी वही सीन है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स। इस डॉटेड लाइन का नॉर्मल ये है और इस लाइन का नॉर्मल ये है। सो ये एंगल जो होगा ये भी वही एंगल होगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिनर्स लॉ इसके लिए प्रूव करना है, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r के बराबर। अब देख लीजिए, मैं ये दो ट्रायंगल चूज कर रहा हूं, इन दो ट्रायंगल्स को लिखा जाएगा ऐसे।
ए बी सी वाला ट्राइंगल हम सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा फिर से यहां पे और एक बात, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इस ट्राइंगल में पहले हम साइन आई निकालेंगे और इस ट्राइंगल में साइन आर निकालेंगे, उनको डिवाइड करना और कुछ भी नहीं करना। सो पहले ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे ए बी डी वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी व्हाट इज साइन आई इक्वल, साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, right? So what is perpendicular? V1t. And what is hypotenuse? Hypotenuse is AD. अच्छा अब दूसरा वाला ये वाला ट्राइंगल हम सिलेक्ट करेंगे, ACD वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ACD what is sin R equal? Sin R आएगा perpendicular by hypotenuse. So sin R is equal to what is perpendicular? V2t डिवाइड बाय व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज फिर से AD ही है। अब बस इनको डिवाइड करते जाए, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या देखने को मिलेगा, डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो साइन आई बाई साइन आर जो आपका आया दैट इज सिंपली इक्वल टू V1t बाई AD डिवाइड बाई V2t बाई AD। AD कैंसिल हो गया, टी कैंसिल हो गया। सो साइन आई बाई साइन आर जो आपका आ रहा है दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2। और हम जानते हैं कि वेलोसिटीज का रेशियो जो होता है V1 बाई V2 जो होता है वो होता है μ2 बाई μ1 के बराबर, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। सो V1 बाई V2 के बदले लिखेंगे μ2 बाई μ1, तो ये क्या आएगा साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। सो यहां पे अगर हम सिंपली लिखेंगे क्या आएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो बस हो गया स्नेल्स लॉ प्रूव, या आप सिंपली कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। और ऑब्वियसली इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे वो एक ही प्लेन में यहां पर भी होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया क्या, वेव फ्रंट्स का सहारा लेके। ये ए बी क्या है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये सी डी क्या है, इट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये अगर आई है, ये आर है। इस ट्राइंगल में यूज करेंगे साइन आई दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में यूज करेंगे साइन आर दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उनको डिवाइड कर लो, सिंपली आपको मिलेगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाय V1 बाई V2। और हम जानते हैं V1 बाई V2 होता है बराबर μ2 बाई μ1 के बराबर। सो V1 बाई V2 के बदले μ2 बाई μ1 लिख लो। सो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का लॉ भी एक्सप्लेन हो गया। सो आई होप कि ये दोनों आपको समझ आए हुए होंगे। बड़ा सिंपल है। सो सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बड़ा सिंपल था। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इन दो ट्राइंगल्स को हमने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रेंट है RHS कॉन्ग्रेंसी से, फिर एंगल आई एंगल आर के बराबर आ गया, हो गया प्रूव। इसी तरह से जो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमने कैसे प्रूव किया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है आपका, राइट। तो उस टाइम पे फिर ये ट्राइंगल में हमने साइन आई लिया, इस ट्राइंगल में साइन आर लिया, डिवाइड किया, खेल खत्म हो गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। नाउ अगला टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताना क्या है, और उसके बाद हमने बताना है कि हाउ कैन वी फाइंड द पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क बैंड्स की पोजीशन कैसे लिखेंगे, और फ्रिंज विड्थ क्या है ये बताना है। राइट डाउन, वी हैव टू ओनली राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे ये प्रूव होता है कि लाइट इज अ वेव, राइट। बिकॉज यहां पे हम देखेंगे कि दो लाइट वेव्स आती है, वो सुपर इंपोज हो जाती है, फिर कहीं पे ब्राइट और कहीं पे डार्क बैंड्स बनते हैं। सो ये जो है ना, ये सुपरपोजिशन होना, ये वेव की प्रॉपर्टी है। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट लाइट इज अ वेव। तो देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ द लाइट। यहां पे आपको एक सोर्स S होता है, वी हैव अ सोर्स S हो रेयर। यहां पे आपको एक सोर्स होता है, S इज अ सोर्स, सोर्स से लाइट निकलेगी, ठीक है, सोर्स लाइट देगा। ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है, सिंगल वेवलेंथ होती है। ये सोर्स से लाइट आती है, फिर यहां पे दो स्लिट्स हमने रखे हुए हैं, दिस स्लिट इज S1 एंड दिस स्लिट इज S2। स्लिट S1 और स्लिट S2 से अब वेव्स निकलती है, लाइट वेव्स, बेसिकली वेवलेट्स निकलते हैं, ठीक है। तो यहां से वेव्स निकली, यहां से वेव्स निकली, वो वेव्स ने आपस में सुपरपोजिशन किया, सुपर इंपोज हो गई। तो कहीं पे
एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट ओवरलैप हो गया तो वहां पे ब्राइट बैंड बना, और कहीं पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ ओवरलैप हुआ तो वहां पे डार्क बैंड बन गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया जो सेंटर वाला है, सेंटर पे ये वाली वेव और ये वाली वेव जो आई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, और पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से फेज डिफरेंस भी ऑब्वियसली 0 हुआ। तो उस टाइम पे यहां पे फेज डिफरेंस जब 0 हुआ, फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब ही है कि एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट ओवरलैप हो रहा है। तो दैट मीन्स यहां पे क्या बना, मैक्सिमा बना, ब्राइट बैंड बना। उसके बाद हमने क्या देखा, यहां पे जो वेव्स आई उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम आई, वहां पे डार्क बैंड बन गया। फिर वैसे फिर यहां पे और एक वेव आई, यहां से और एक वेव आई, फिर से ब्राइट बैंड बना, फिर डार्क बैंड बना, तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन गए स्क्रीन पे। सो दिस इज यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स है एस जो इल्यूमिनेट कर रहा है दो सिंगल सोर्स, दो स्लिट्स को, वहां से जो दो वेव्स निकलती हैं वो आपस में सुपर इंपोज करती हैं। वो वेव्स जब सुपर इंपोज होते हैं, उनका सुपर पोजिशन होता है, तो स्क्रीन जो हमने यहां पे रखा हुआ है, स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं। सेंटर वाला ब्राइट बनता है, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे ही नीचे ही बन जाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपका नोट भी यहीं पे रेडी है, सारा लिखा हुआ है। एस इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट विच इल्यूमिनेट्स द स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है, एंड द वेव फ्रंट्स आर सेंट इन ऑल डायरेक्शन, वेव फ्रंट्स सेंड होते हैं। ठीक है, सॉलिड आर्क्स रिप्रेजेंट क्रस्ट, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये आर्क्स, ये सॉलिड आर्क है, फिर ये डॉटेड आर्क है। सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट करता है क्रस्ट और डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट करता है ट्रफ। राइट, स्लिट S1 एंड S2 रिप्रेजेंट टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अब ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लाइट फ्रॉम दीज वेव्स इन लाइट फ्रॉम दीज स्लिट्स, इन स्लिट्स से जो दो वेव्स आती है वो सुपर इंपोज करती हैं, फिर स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं। अब देखेंगे कहां पे ब्राइट बैंड्स बनेंगे, कहां पे डार्क बैंड्स बनेंगे। तो देख लीजिए, हम इस सिचुएशन को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। मान लो मैं ये दो स्लिट्स ले रहा हूं, सपोज These are the two slits, और यहां पे हम एक स्क्रीन ले रहे हैं। सपोज दिस इज अ स्क्रीन ओवर हेयर। दो स्लिट्स के बीच में हम दूरी रखते हैं d, स्मॉल d। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में हम दूरी रखते हैं कैपिटल D। ठीक है, अब देखिए क्या होना है। एक वेव आएगी यहां से, सपोज मैं कोई पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, सपोज यहां पे एक पॉइंट मैंने जनरल कोई पॉइंट सेलेक्ट किया स्क्रीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली दो वेव्स आएंगी। एक वेव यहां से आएगी इधर, और दूसरी वेव यहां से यहां आएगी। सपोज ये पॉइंट P हमने रखा हुआ है, दिस इज पॉइंट P, जो कि इन स्लिट्स का अगर ये सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, तो ये दूरी हम सपोज y ले रहे हैं, एट ए डिस्टेंस y। एक पॉइंट मैंने स्क्रीन पे लिया y दूरी पे, तो y दूरी पे दो वेव्स आ रही हैं। एक तो ये वेव वाली वेव आ रही है, और दूसरी ये वाली वेव आ रही है। और ऑब्वियसली ये वाली वेव कम चल रही है, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और ये वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सो डिस्टेंस ट्रैवल, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस होगा ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। तो अगर हम देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी केयरफुली। देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा ऐसे एनालाइज कर लें, सपोज मेरा ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। अब नीचे वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे, ऊपर वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रैवल कर, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है। मैं वही पाथ डिफरेंस पैसे निकालूंगा, कितना होगा वो पाथ डिफरेंस। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहां से यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ओवर हियर, ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। ऑब्वियसली ये जो है ना, ये स्मॉल d, एक बात याद रखना, स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D। Distance between the slits is very small as compared to this distance, slits and screen distance। उससे क्या होगा, जब ये दूर दूर दिखा, जब ये बहुत नजदीक होंगे, बहुत नजदीक होंगे, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ये तीन लाइंस आपस में पैरेलल है। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये और ये, हम किसी हद तक कह सकते हैं कि ये पैरेलल है आपस में। तो जब ये पैरेलल हुई, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया नीचे वाली लाइन पे, ये ऊपर इस डॉटेड लाइन को भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा, आप देख लीजिए, इस डॉटेड लाइन का नॉर्मल ये,
ठीक है, और इस लाइन का नॉर्मल ये, सो दो लाइन इसके बीच में जो एंगल होगा वही तो नॉर्मल इसके बीच में भी होगा, तो ये एंगल भी थीटा आएगा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये वाला एंगल भी थीटा। अब हमें देखिए, ये वाली वेव इतनी चली, ये वाली वेव इतनी चली, आपको नहीं लगता कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है ये वेव? ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और यही पाथ डिफरेंस है, और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा देख लीजिए, अगर ये d है ये बनेगा d cos थीटा और ये बनेगा d sin थीटा। सो पाथ डिफरेंस ये वाली चीज है, pd पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। बस इसी के साथ सारा काम। सो कैन आई सिंपली राइट व्हाट इज नो पाथ डिफरेंस? जो दो वेव्स आई, एक वाली वेव ये आई, दूसरी वाली वेव ये आई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? सो पहले यहां पे मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। ब्राइट और डार्क बैंड्स की पोजीशंस यहां पे दिखाएंगे, कहां कहां बनेंगे। सो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? अब आप ही बताओ, d sin थीटा, ये आपको याद अब रखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि वही ब्राइट बैंड्स बनते हैं जहां पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा के बराबर। सो फॉर ब्राइट बैंड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर ब्राइट बैंड्स, अगर हम ब्राइट बैंड्स की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस जो आपके पास ये आ रहा है d sin थीटा जो आ रहा है, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस जो है इट इज d sin थीटा होता है बराबर n लैम्डा के। अब देखिए, चूंकि ये एंगल स्मॉल है, हम अगर एंगल स्मॉल ले रहे हैं बिकॉज ये स्लिट्स सेपरेशन बहुत स्मॉल है, सो जब ये एंगल स्मॉल होगा आई कैन सिंपली राइट d sin थीटा के बदले d थीटा या d tan थीटा भी लिख सकते हैं। सो कैन आई सिंपली राइट इट इज d tan थीटा, सो दैट इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आप ही बताओ, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज d। सो tan थीटा के बदले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। अब चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो तब जाके आसान हो जाएगा। ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया, तो बताइए tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y बाय d। सो कैन आई सिंपली राइट हियर, सो d, सो tan थीटा के बदले अब आएगा y बाय d, सो दिस कम्स इक्वल टू n लैम्डा। सो y गिव्स द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड्स यानी n लैम्डा d बाय d। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड्स ऑन द स्क्रीन। दिस इज पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स ऑन द स्क्रीन। ये आपको देगा यानी ब्राइट बैंड्स कहां कहां बनेंगे, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स ये होंगे। तो पहला वाला जो आपका होगा वो सेंट्रल बैंड होता है, सेंट्रल बैंड आपका होता है। सो पहले या अगर पहले फिलहाल मैं लिख रहा हूं दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स। इसी तरह से डार्क बैंड्स वहां बनते हैं जहां पाथ डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। जिस तरह से मैंने ब्राइट बैंड्स के लिए लिखा पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, तो डार्क बैंड्स के लिए हम लिखते हैं, डार्क बैंड्स के लिए हम लिख लेते हैं क्या? पाथ डिफरेंस यानी d sin थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। ये आप लोगों को पता होगा। तो फिर से यहां पे यही कहानी होगी, d और sin थीटा के बदले tan थीटा और tan थीटा के बदले y बाई d। सो y बाई d, सो दिस कम्स इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो y किसके बराबर आएगा? 2n माइनस 1 इंटू lambda d by 2d. So this is the formula for the position of dark bands. So सेंटर से कहां कहां डार्क बैंड्स बनेंगे ये आपको पोजीशन देंगे डार्क बैंड्स की। अब आप ही बताओ, सेंटर पे पहला वाला कौन सा होता है? सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है। फर्स्ट ब्राइट बैंड कहां बनेगा? n का वैल्यू 1 डालो। सेकंड ब्राइट बैंड कहां बनेगा? n का वैल्यू 2 डालो। थर्ड ब्राइट बैंड कहां बनेगा? n का वैल्यू 3 डालो। और इसी तरह से पहला डार्क बैंड कहां बनेगा? n का वैल्यू 1 डालो। तो अगर हम यहां लिखेंगे सेंटर वाला, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ही, n के बदले 0 डालेंगे, सो सेंटर वाला सेंट्रल ब्राइट बैंड बनेगा। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे ब्राइट बैंड्स के लिए, ब्राइट बैंड्स हमें पता ना हो, यहां ऐसे में लिखूंगा ब्राइट बैंड्स जो है, ब्राइट बैंड्स के लिए हमने अभी अभी लिखा ब्राइट बैंड लोकेशन क्या है? y इक्वल टू n लैम्डा d बाई d। सो पता, पहला ब्राइट बैंड, अब सेंटर वाला तो है ही, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट बैंड कहां बनेगा? n के बदले 1 डालो, लैम्डा d बाई d। ये पहला ब्राइट बैंड है। दूसरा ब्राइट बैंड कहां बनेगा? शाबाश, n के बदले 2 डालेंगे, 2 लैम्डा d बाई d, 2 लैम्डा d बाई d एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलेगा। these are the position of the bright bands and obviously for dark bands कहां बन रहे थे? उनके लिए हमने अभी अभी देखा कि position of dark bands is 2n minus 1 into lambda d by 2d। सो पहला डार्क बैंड कहां बनेगा? n के बदले 1 डालो, 2 1 2 minus 1 lambda d by 2d। दूसरा
दूसरा डार्क बैंड कहां बनेगा, n के बदले 2 डालो, ये आएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d। सो दिस विल गिव यू द पोजिशन ऑफ व्हाट, डार्क बैंड्स। अब हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ यहां डिफाइन करना चाहेंगे, फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क बैंड्स के बीच में जो दूरी होती है उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसको हम कहते हैं। अब बताओ फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होगी। देखिए पहला ब्राइट बैंड बना लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरा बना 2 लैम्डा डी बाई डी, है कि नहीं। सो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, है ना। अगर हम देखेंगे स्क्रीन पे, सेंटर पे ब्राइट बैंड बन रहा है, उसके बाद फिर से ब्राइट बैंड बन रहा है, उसके बाद फिर से ब्राइट बैंड बन रहा है। पहला ब्राइट बैंड बना लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरा बना 2 लैम्डा डी बाई डी पे। तो ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये बना 2 लैम्डा डी बाई डी पे और ये बना लैम्डा डी बाई डी पे। सो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, दो ब्राइट बैंड्स के बीच में दूरी कितनी होगी, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ एज वेल। बट आपके सिलेबस में बताया गया है कि फ्रिंज विड्थ को आपको डिराइव नहीं करना, बस एक्सप्रेशन याद रखनी है। बट थोड़ा सा ये सीख के रखिएगा कि ब्राइट बैंड्स की पोजीशन कहाँ होगी, डार्क बैंड्स की पोजीशन कहाँ होगी। सो बेटर है कि इसको अच्छे से रिवाइज करते चले। सो दिस इज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ओके, दिस इज क्वेश्चन। आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना था और आपको निकालनी थी पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स और आपको एक्सप्रेशन लिखनी थी फ्रिंज विड्थ की, जो कि बराबर होता है लैम्डा डी बाई डी के बराबर होता है। तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर आपने एग्जॉस्टिव स्टडी की है, क्लासेस में क्वेश्चंस वगैरह बहुत किए हुए हैं। यहां पे भी पता चलता है कि फ्रिंज विड्थ जो हमारी है वो किस पे डिपेंड करती है। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। अगर आप रेड कलर यूज करोगे लाइट का तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, बैंड्स के बीच में दूरी ज्यादा होगी। अगर आप वायलेट कलर यूज करोगे बैंड्स के बीच में गैप कम होगी। सो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप YDSE को, इस apparatus को, सारे सिस्टम को डालोगे पानी में तो फ्रिंज विड्थ क्या बनेगी। उस टाइम पे जो फ्रिंज विड्थ होती है, अगर फ्रिंज विड्थ को मैं बीटा से लिखूंगा उस टाइम पे बीटा डैश होता है बराबर बीटा बाई म्यू। अगर आप YDSE को, इस apparatus को किसी मीडियम में डालोगे तो फ्रिंज विड्थ रिड्यूस हो जाती है, कितनी बन जाती है, जो ऑलरेडी थी डिवाइड बाई म्यू। तो ये बात होगी। अब YDSE में बहुत सारी कहानियां हैं, बट आप बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक हमारा यहां कंप्लीट होता है। नाउ इसके बाद हमारा एक आखिरी टॉपिक हमारा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी इसको हम पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते चले। डिफ्रैक्शन बेसिकली होता है लाइट का बेंड होना। आई रिपीट, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। कहां बेंड होगी, वहां बेंड होगी जब या तो लाइट के आगे कोई ओब्स्टैकल होगा, रुकावट होगी, या लाइट के आगे स्लिट होगा, स्लिट जहां से लाइट पास होगी। जब लाइट टकराती है किसी ओब्स्टैकल के साथ वहां भी लाइट बेंड होती है, और जब लाइट जाती है किसी स्लिट के थ्रू वहां भी लाइट बेंड होती है और चली जाती है शैडो रीजन में, डार्क रीजन में। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। मैं समझाऊंगा यहां पे, पहले डेफिनेशन देखेंगे। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल और एन एपर्चर इनटू द शैडो रीजन, इट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो देखिए क्या होना है। मान लो आपके पास ये चीज जो है, लेट अस सपोज ये मैं एक कॉइन ले रहा हूं, सपोज ये कॉइन समझो है, एक कॉइन है आपके पास, ये ऑब्स्टैकल है, रुकावट है लाइट के लिए। अब देखिए मान लो यहां पे लाइट का सोर्स है, मुझे पता जब लाइट यहां जाएगी क्या ये डायरेक्टली पास होगी, नो, तो ये ब्लॉक हो जाएगी। लाइट जब यहां से जाएगी ये पास होगी, नहीं, ब्लॉक होगी। लाइट जब यहां जाएगी क्या ये पास होगी, नहीं, ब्लॉक होगी। उसके बाद हमने क्या किया, मान लो यहां पर एक स्क्रीन रखा गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर इस हिसाब से ये शैडो रीजन बनेगा। ऑब्वियसली इस हिसाब से यहां तक ये चीज जो है ये शैडो रीजन बन जाएगा। ठीक है, यहां तो लाइट नहीं जा रही है, या थोड़ा ऊपर भी यहां तक भी हम दिखा सकते हैं, ये शैडो रीजन बनेगा। तो लेकिन हो क्या रहा है, ये शैडो रीजन है, SHADOW।
ये ब्लॉक करेगा लाइट को, तो ये शैडो रीजन है। तो क्या हो रहा है, जब लाइट टकराती है इस पेरिफ्री, इस कॉइन की पेरिफ्री को जब लाइट टकराती है वो बेंड हो जाती है और वो शैडो रीजन में एंटर करती है, इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहां पे लाइट क्या हो, लाइट को ऐसे जाना था ना, लेकिन लाइट बेंड होके इधर चली आती है, लाइट बेंड होके इधर चली आती है। किस रीजन में आती है, शैडो रीजन में। ऑब्वियसली यहां से भी लाइट चली जाएगी, लेकिन कॉर्नर्स को जब लाइट छूती है, इस कॉइन के कॉर्नर्स को, पेरिफ्री को लाइट जब छूती है वो बेंड हो जाती है और शैडो रीजन में दाखिल हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। या तो ये कहो, ये यहां पर हमारा क्या था, ये ऑब्स्टैकल था, ये रुकावट थी, ठीक है। बट अब अगर हम स्लिट लेंगे, मान लो आपके पास ये एक स्लिट है, सपोज दिस इज अ स्लिट ओवर हियर, और ये स्क्रीन है। अब सपोज लाइट ऐसे आ रही है, समझो लाइट ऐसे आ रही है, तो मुझे बता जो लाइट यहां से जाएगी क्या वो ब्लॉक हो जाएगी? नहीं, वो तो डायरेक्टली पास होगी, वो स्क्रीन पे गिरेगी। तो ये स्क्रीन है, लाइट यहां से यहां चली जाएगी, तो ये तो सिंपली हमने सीख लिया लाइट यहां जाएगी। तो यहां शैडो रीजन ये होगा, ये डार्क रीजन होगा, डार्क रीजन होगा, ये डार्क रीजन होगा, ठीक है। लेकिन जब लाइट इस स्लिट को छूती है वो बेंड हो जाती है, डार्क रीजन में या शैडो रीजन में हम कह सकते हैं एंटर करती है। सो लाइट जो है ये यहां कॉर्नर्स को जब छूती है ये डार्क रीजन में चली जाती है, ठीक है। डार्क बेंड होती है, लाइट का बेंड होना। एपर्चर या जो ऑब्स्टैकल था वहां पे लाइट ऐसे बेंड होती थी, ऐसे, लेकिन स्लिट में लाइट ऐसे बेंड हो गई। सो यहां को लाइट ऐसे बेंड होगी, यहां लाइट ऐसे बेंड होगी, यहां भी लाइट डार्क रीजन के अंदर चली गई, यहां भी लाइट डार्क रीजन के अंदर चली गई। इट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो यहां पे भी हमने फिर क्या देखा, यूजुअली अगर हम ये स्लिट का खेल देखेंगे, यहां ऑब्वियसली ब्राइटनेस होगी, ज्यादा ब्राइटनेस होगी, फिर वहां शैडो रीजन में, ऊपर वाले रीजन में भी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाते हैं। कैसे, वो यहां पे समझेंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपके पास ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां पे भी बराबर ऐसा ही हो रहा है। एक स्लिट है, यहां दो स्लिट्स नहीं है, एक ही स्लिट है, और लाइट जब आती है वो यहां स्क्रीन पे गिरती है, तो यहां भी डार्क और ब्राइट बैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे YDAC में तो दो लाइट्स आ रही थी, उनका सुपरपोजिशन हो रहा था, दो स्लिट से लाइट्स आ रही थी, यहां तो एक ही स्लिट है। लेकिन हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं ये जो यहां से यहां तक ये जगह है, ये जो आपका स्लिट है, अब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। पहले बात को समझिए, ये एक स्लिट है, यहां पे लाइट का सोर्स है, हमने यहां पे क्या किया, एक लेंस लगाया ताकि हम पैरेलल वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो लाइट रे जब ये फोकस पे रखा गया था, ये फोकस पे है, ये सोर्स फोकस पे है, फोकस से पे एक सोर्स हमने रखा, लाइट आएगी, वो पैरेलल आएगी, उसके बाद यहां स्लिट से पास हो जाएगी। ये स्लिट पे अगर हम वेव फ्रंट बनाएंगे वो ये प्लेन वेव फ्रंट होगा, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट। सो प्लेन वेव फ्रंट आ गया। उसके बाद क्या होना है, मैं यहां ये पॉइंट आपको मेंशन करवा रहा हूं कि अब यहां पे भी स्क्रीन पे फिर से ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये लेंस किस काम का है, ये लेंस मान लो ये वाली रे इधर जाती है, उनको कन्वर्ज कराने, स्क्रीन पे कन्वर्ज कराने के लिए, लाइट यहां वहां ना जाए, शार्प ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बन जाए, उसके लिए और एक लेंस हमने यहां पे रखा हुआ है। तो यहां ये वाला वेव फ्रंट, अब जो है ये वेव फ्रंट जो है, इसका मैं पॉइंट्स, इसको हम समझते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स। तो यहां पे बहुत सारे सोर्सेस हैं, यहां बहुत सारे स्लिट्स आप एज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो उन स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलेंगे वो सुपर इंपोज हो जाते हैं और स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं। सो डिफ्रैक्शन में किन का सुपरपोजिशन होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स का होता है। ये वेव फ्रंट जो है, इसका हर एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कि एक सोर्स है, तो वहां से फिर जो आते हैं, जो वेवलेट्स ऐसे बनते हैं, वो वेवलेट्स आगे पहुंच के सुपर इंपोज करते हैं, फिर स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं। तो ये कहानी होगी। अब हमने क्या करना, आप देख लीजिए यहां पे लिखा गया है, ए प्लेन वेव फ्रंट इज मेड इंसिडेंट ऑन AB पे हमने एक प्लेन वेव फ्रंट लाया, एवरी पॉइंट ऑफ इट्स एक्ट्स एज अ सोर्स, इसका हर एक पॉइंट एक्ट करेगा सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। These wavelets superimpose and produce dark and bright bands on the screen। ये वेवलेट्स का सुपरपोजिशन होता है, वो ब्राइट और डार्क बैंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब हमने क्या करना, हमने इसमें भी हमने ब्राइट और डार्क बैंड्स की देखेंगे कहाँ बनेंगे, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में क्वालिटेटिवली लिखा गया है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा तब भी याद करके जाएंगे, क्या पता क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए
फिर से मैं देखिए, अब मैं ये दो पॉइंट्स, ये दो सोर्सेस एज्यूम कर रहा हूं, ये दो एंड वाले दो सोर्सेस हम एज्यूम कर रहे हैं। तो फिर से यहां पे बराबर कहानी पिछली की तरह, ये पाथ डिफरेंस होगा डी साइन थीटा के बराबर। अगर ये डिस्टेंस डी है, अगर ये आप ये दो सोर्सेस ले रहे हैं, एंड वाले दो सोर्स, इनके बीच में पाथ डिफरेंस फिर से क्या आएगा, डी साइन थीटा, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था। पाथ डिफरेंस इज अगेन डी साइन थीटा। सो पाथ डिफरेंस जो हमारा आएगा, पाथ डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा, राइट। अब देखिए जहां जहां, अब हमने फिर से स्क्रीन पे एक पॉइंट लिया जो कि y की दूरी पे हमने एज्यूम किया हुआ है। सो स्क्रीन पे हमने फिर से और एक पॉइंट ले लिया सेंटर से y की दूरी पे। तो उस जगह यहां पे भी सेंटर पे ब्राइट बैंड बनता है, ऑब्वियसली सेंटर पे ब्राइट बैंड बनेगा। लेकिन अब अगर हम दूसरी जगह कोई पॉइंट P में ले रहा हूं, पॉइंट P पे ब्राइट बैंड या डार्क बैंड तब बनता है, आई रिपीट, पॉइंट P पे डार्क बैंड तब बनेगा जब पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा के बराबर, यानी YDSE का उल्टा हो रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे पहले लिखूंगा आपको ताकि चीजों को समझना आसान हो जाए। फॉर किन के लिए डार्क बैंड्स के लिए, अभी डार्क बैंड्स के लिए पाथ डिफरेंस यानी डी साइन थीटा जो होता है वो होता है लैम्डा के बराबर, 2 लैम्डा के बराबर, 3 लैम्डा के बराबर, एन लैम्डा के बराबर। सो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अरे सर ये तो वहां पे हुआ था ब्राइट बैंड्स के लिए, मैं बताऊंगा क्यों यहां पे ऐसा हो रहा है, पहले आप समझो चीज को। सो यहां पे अगर हम लिखेंगे डी साइन थीटा के बदले थीटा स्मॉल एंगल, तो किसके बराबर आएगा, एन लैम्डा के बराबर आएगा, राइट। तो यहां साइन थीटा के बदले टैन थीटा भी, जैसे कि हमने अभी अभी किया था। सो डार्क बैंड्स के लिए पाथ डिफरेंस जो कि डी साइन थीटा है वो किसके बराबर है, एन लैम्डा। तो कहने सिंपली रहा है डी साइन थीटा के बदले टैन थीटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। सो टैन थीटा इज नथिंग, टैन थीटा फिर से यहां परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y बाई डी। सो टैन थीटा के बदले हम फिर से लिखेंगे y बाई डी। सो dy बाई डी, डी अपना ऐसे टैन थीटा के बदले परपेंडिकुलर बाय बेस y बाई डी, दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो व्हाट इज y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। यानी ब्राइट बैंड्स की, डार्क बैंड्स की पोजीशन YDSE में उल्टा हो रहा था। यहाँ पे ये व्हाट इज दिस, दिस नॉट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड, इट्स द पोजीशन ऑफ द डार्क बैंड्स। क्यों, मैं अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और सिमिलरली व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द डार्क बैंड्स, यानी सॉरी ब्राइट बैंड्स इक्वल टू, उसका भी रिवर्स हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अब लिखना चाहूंगा पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स की पोजीशन हमारे पास क्या आई, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स हमारे पास आई y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एंड पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड जो आएगा, ब्राइट बैंड्स की पोजीशन जो हमारी होगी दैट इज नथिंग बट 2n + 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्राइट बैंड्स हियर। ठीक है, तो कहानी बड़ी सिंपल है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए ये जो डिफ्रैक्शन का यहां पे अपैरेटस रखा गया, अगर हम समझेंगे बात को, समझिए, मान लो ये पॉइंट ए है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां जो वेवलेट आया और यहां जो वेवलेट आया, अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस आया लैम्डा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे स्लिट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा नीचे वाला हिस्सा। अगर ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो ए और ये सी, अगर ये पॉइंट सी है, ए और सी के बीच में जो दो वेव्स निकलेंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा फिर लैम्डा बाई 2। सो ये पॉइंट और सी वाला पॉइंट क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, यानी वहां पे डार्क बैंड बनेगा। आई रिपीट, अगर ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस ये होगा लैम्डा बाई 2। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट से निकला हुआ वेवलेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे। इसी तरह से ए पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट और सी से नीचे वाला पॉइंट, वहां से जो दो वेव्स निकलेंगी वो भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगी। यानी पूरे स्लिट को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट जो इनके बीच में अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा, तो ऊपर वाला और मिडल पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है। सो ये दो वेवलेट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हैं। इसके बाद ये वाला और ये वाला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा। इसी तरह से लास्ट में जब हम नीचे नीचे उतरेंगे, सी और बी वाला पॉइंट ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, तो तब वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है डार्क बैंड। सो यहां पे थोड़ी सी कहानी मैंने आपको समझाई। तो जब पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो हम स्लिट को तोड़ते हैं दो हिस्सों में,
और उस टाइम पे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बट अगर पावर डिफरेंस 2 लैम्डा हो तो उस टाइम पे स्लिट को हम 4 हिस्सों में तोड़ते हैं, तो वैसी कहानी आगे बढ़ जाती है। सो यहाँ पे अब आप याद रखेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स क्या है और पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स क्या है। अब लास्ट में एक टर्म है जो कि आपको बताया गया है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है सेंटर पे जो आपका बैंड बनता है वो ऑब्वियसली वो बनता है ब्राइट बैंड, वो बनता है ब्राइट बैंड, और उसके बाद डार्क बैंड बनेगा। सो ये डार्क बैंड और ये डार्क बैंड के बीच में जो ये गैप है इसको कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, यानी सेंटर वाला मैक्सिमा कितनी दूरी में, कितनी डिस्टेंस में फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ये ऑब्वियसली ये होता है 2 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ, 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो आप कर निकाल भी सकते हैं। ऊपर वाला अगर हम यहां देखेंगे, सो डार्क बैंड्स की पोजीशन अगर हम ऊपर वाला डार्क बैंड बनेंगे देखेंगे कहां पे बनेगा, लैम्डा डी बाई डी पे। नीचे वाला डार्क बैंड बनेगा माइनस लैम्डा डी बाई डी पे। तो उनके बीच में जो गैप हो जाएगी वो गैप कितनी हो जाएगी, फिर शाबाश वही बनेगी 2 लैम्डा डी बाई डी। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है width of central maxima, it is the distance between 2 dark bands on either side of central maxima, central maximum। तो इसको हम कहते हैं विड्थ। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर होता है, अगर हम सिंपली देखेंगे ये आपका ब्राइट बैंड था, सेंटर वाला मैक्सिमा था, ये डार्क बैंड और ये डार्क के बैंड के बीच में फिर दूरी कितनी आएगी, ऊपर से होगा लैम्डा डी बाई डी, नीचे होगा लैम्डा डी बाई डी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई डी। सो 2 लैम्डा डी बाई डी, ऑब्वियसली दिस इज 2 टाइम्स द फ्रिंज विड्थ। तो ये हो गया आपका डिफ्रैक्शन कंप्लीट। सो डिफ्रैक्शन में हमने क्या सीखा, एक पॉइंट जल्दी जल्दी समझाएंगे। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होती है। ठीक है, अगर आपका एपर्चर होगा तो लाइट बेंड मैंने सिखा है कैसे बेंड होती है, सॉरी अगर आपका ऑब्स्टेकल होगा लाइट कैसे बेंड होती है, अगर स्लिट होगा लाइट कैसे बेंड होती है, और शेडो रीजन में या डार्क रीजन कैसे एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड दिस इज द एपरेट्स फॉर सॉरी ये आपकी डायग्राम है, सिंगल स्लिट जो डिफ्रैक्शन है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, और मैंने सिखाया कैसे जहां पे पहले डार्क बनते थे वहां ब्राइट बनेंगी, कैसे ऐसा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नाउ अब एक आखिरी टॉपिक हमारा बचता है, उसी के साथ आपका ऑप्टिक सारा कंप्लीट होता है। तो सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने लास्ट में रखा था, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट। 2 सोर्सेज को हम कब कोहेरेंट कहते हैं, ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट कहा जाता है जो लाइट इमिट करते हैं, जिन लाइट्स की वेवलेंथ या हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना। अगर ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, यहां से जो लाइट निकली और यहां से जो लाइट निकली, अगर इन 2 वेव्स का सिमिलर सब कुछ है, इनकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर इन 2 वेव्स के बीच में या तो 0 फेज डिफरेंस है, या तो फेज डिफरेंस या तो 0 है फेज डिफरेंस, या तो कुछ फेज डिफरेंस होगा और वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, वो कांस्टेंट थ्रू आउट रहेगा, उन 2 सोर्सेज को तब हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। सो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो लाइट इमिट करेंगे, जिनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम होगी और जिनके बीच में या तो फेज डिफरेंस 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा, ऐसे सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। और 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूजुअली कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स हम फिर कैसे बनाते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने देखा, हम एक सिंगल सोर्स लाते हैं, फिर 2 स्लिट्स रखते हैं, यहां से लाइट निकलेगी, यहां से लाइट निकलेगी, ये 2 स्लिट्स, ये 2 सोर्सेस एक ही सोर्स से बने हैं। सो जब 2 सोर्सेस एक ही सोर्स से डिराइव किए गए हो, वो कोहेरेंट हमारे हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस। और उसके बाद ये कहा गया व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, पहले वो समझेंगे। जो हमारे पास स्क्रीन पे अभी हमने YDSE में देखा कि वहां पे ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, तो उन ब्राइट बैंड्स की पोजीशन फिक्स्ड हो या उन डार्क बैंड्स की पोजीशन फिक्स्ड हो, यानी वो टाइम के साथ साथ अपनी जगह चेंज ना करें, उसको कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। यानी ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स की पोजीशन फिक्स्ड होनी चाहिए स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। और वो कब होता है, उसके लिए 2-4 कंडीशंस है जो यहां पे लिखी गई है।
सो द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ये जो दो सोर्सेज हैं, कब सस्टेन इंटरफेरेंस होगा? जब डबल स्लिट हम देखेंगे, वहां पे जो दो वेव्स आ रही दो स्लिट से, तो वो दो कोहेरेंट होनी चाहिए, दो सोर्सेज कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। एंड द टू सोर्सेज शुड इमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली। ऑब्वियसली लाइट जो है ये इमिट होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी लाइट बंद हो, कभी ऑन हो, कभी ऑफ हो। लाइट शुड गेट इमिटेड कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट। सो उसके बाद टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। दो सोर्सेज जो हमारे पास है, जो आपने अभी भी दो स्लिट्स देखे, उनके बीच में दूरी बहुत कम होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। तब जाके आप ये वाईडी ऐसी चीज जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इमिटेड बाय द टू सोर्सेज शुड बी इक्वल। जब दो स्लिट से जो दो वेव्स आएंगी, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि कंट्रास्ट हो कि ब्राइट बैंड कहाँ है, डार्क बैंड कहाँ है। बिकॉज जब एम्पलीट्यूड्स इक्वल होते हैं तो ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है 4I0 के बराबर, और डार्क बैंड की इंटेंसिटी 0 होती है। ये तब होता है जब एम्पलीट्यूड्स इक्वल होते हैं। तो दो सोर्सेज जो दो लाइट वेव्स आ रही है, उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, ताकि ब्राइट कंप्लीटली ब्राइट बने और डार्क कंप्लीटली डार्क बन जाए। सो दीज आर द 4 कंडीशंस जो हमें बताती है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है। तो यहां पे आपका ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है, रे ऑप्टिक्स भी कंप्लीट होता है, वेव ऑप्टिक्स भी आपका कंप्लीट होता है। तो जितने क्वेश्चंस आपको यहां पे पढ़ाए गए, एक अच्छा रिवीजन इनका कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, बोर्ड्स एग्जाम में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने टीचर्स होते हैं, लेकिन बैक एंड पे हमारा IT डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आधा 1 घंटा पहले हम IT डिपार्टमेंट में टाइम गुजारते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके पीछे ये स्लाइड्स जो बनी हुई है, ये सारा उन्हीं का काम होता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनका भी थैंक यू एक बार कहें, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।